नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि असली चाणक्य, देश के असली चाणक्य ये नहीं है, ये है शरद पवार। और शरद पवार ने आज अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर इनका जो खेल था वो पूरी तरह बिगाड़ दिया। अब लोग कहते हैं कि अमित शाह जो है ये एनसीपी को तोड़ने जा रहे थे। जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा था उसी तरह से इस बार एनसीपी की बारी थी। लेकिन असली चाणक्य ने आज बहुत ही इमोशनल कार्ड खेलते हुए इस्तीफा दिया और पार्टी को संकट से बचा लिया। अब अगर सच कहूं तो इस्तीफा देकर शरद पवार नहीं हिले, असलियत में शाह और शहंशाह हिल गए। अब शरद पवार के इस्तीफे से आज पूरे देश की सियासत में जैसे हलचल मच गई हो। और गोदी मीडिया ने आपको ये कहानी तो बताई, लेकिन इस ब्रेकिंग न्यूज़ के पीछे जो असली कहानी थी वो आपसे छुपाई गई। हकीकत यह है कि शरद पवार के इस्तीफे के पीछे, अगर आप पर्दे के पीछे की आप तस्वीर देखेंगे तो कई दिनों से एक गहरी साजिश महाराष्ट्र में चल रही थी एनसीपी को तोड़ने की। अब उसके पीछे कौन लोग थे, उसके पीछे क्या दिल्ली दरबार था और दिल्ली दरबार का रोल क्या था, मकसद क्या था। मुझे लगता है कि आज इसी से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ। अब दोस्तों, मुंबई के एक समारोह में जब आज शरद पवार ने इस्तीफा दिया और अचानक इस्तीफा दिया तो वहाँ बैठे जितने भी सीनियर लीडर थे एनसीपी के, जैसे उनको एक सदमा लग गया, झटका लग गया। और उसमें बहुत से लोग तो रोने लग गए कैमरे पर। सबने एक ही सुर में कहा कि नहीं, आप इस्तीफा अभी वापस लीजिए, हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, लेकिन आप इस्तीफा अभी वापस लीजिए। आपके बिना ये पार्टी अधूरी है, पार्टी है ही नहीं अगर आप नहीं हैं अध्यक्ष। और उसी भीड़ में, उन्हीं नेताओं की भीड़ में दो ऐसे लोग थे जिनकी राय बाकी लोगों से या सारे नेताओं से एकदम अलग थी। और ये वो दो नेता थे जो कह रहे थे कि नहीं नहीं भाई, अब समय आ गया है और शरद पवार जी ने अगर इस्तीफा दे दिया है तो अब ये वापस नहीं लेंगे, आप इन पर दबाव मत डालिए। शरद पवार जी ने अगर फैसला ले लिया है तो सोच समझ के लिए। अब ये जो दो लोग थे जिनकी राय एकदम अलग थी वो ये साहब थे। एक उनके भतीजे, सगे भतीजे अजीत पवार, और दूसरे प्रफुल्ल पटेल, बिजनेसमैन टर्न्ड पॉलिटिशियन, शरद पवार के एकदम आप कह सकते हैं शैडो बॉय। इन दोनों का कहना था कि नहीं नहीं, अब इस्तीफा तो हो गया है। और ये जो राय इनकी अलग थी, ये जो बिल्कुल अलग खड़े थे, उसके पीछे जो खेल था वो बीजेपी के था। दरअसल ये जो दोनों लोग हैं, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल, इनको ऐसा लगता है कि इनका जो भविष्य या पार्टी का जो भविष्य है वो महाविकास अघाड़ी में सुरक्षित नहीं, वो कांग्रेस के साथ या उद्धव ठाकरे के साथ सुरक्षित नहीं। इनका भविष्य या एनसीपी का भविष्य शाह और शहंशाह के साए में महफूज है, सुरक्षित है। इसलिए बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। और खेल के पीछे, इस खेल के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो शाह और शहंशाह नहीं है, वो ये कारण है ईडी, सीबीआई और अकूत दौलत। अब आज इस पूरे मसले में तीन बेखौफ पत्रकार, आज के दौर के तीन बेखौफ पत्रकार, एक दिल्ली से, एक नागपुर से और एक मुंबई से, ज़बरदस्त खुलासा करने जा रहे हैं। लेकिन उस खुलासे पर बढ़ने से पहले ज़रा बात तो कर लें साहब पटेल साहब की, प्रफुल्ल पटेल साहब की और अजीत पवार साहब की। देखें तो ये डर क्यों रहे हैं, और वो सीबीआई और ईडी का केस क्या है जिसकी वजह से घबराए हुए हैं। अब अजीत पवार हूं या प्रफुल्ल पटेल हूं, ये दोनों लोग अलग थलग क्यों खड़े थे। एनसीपी का जो आप कह सकते हैं जो कलेक्टिव ओपिनियन था कि शरद पवार इस्तीफा वापस ले, इनका क्यों नहीं था, इनकी राय अलग क्यों थी। उसकी वजह जो मैंने आपको पहले भी हिंट की, दुखती रग है, ऐसी कमज़ोर नस जो शाह ने पकड़ रखी है, चाणक्य ने पकड़ रखी है। और वो जो कमज़ोर नस है वो ईडी, सीबीआई। अब अगर आप देखें महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसमें एक घपला हुआ, जिस घपले में एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड, स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड। और इसके जो मेजॉरिटी शेयर थे वो अजीत पवार और उनकी पत्नी के पास थे। और यहीं छापा पड़ा, सीबीआई का छापा पड़ा, ईडी का छापा पड़ा, इनकी प्रॉपर्टी अटैच हुई। एक बड़ा स्कैम था और उसी स्कैम में
छटपटा रहे थे अजीत पवार। उससे पहले इरिगेशन सिंचाई का जो स्कैम था, घोटाला, उसमें भी उनका नाम था, बड़ी मुश्किल से क्लीन चिट मिली थी। इस बार फिर फंस गए। और वो जो धड़कनें बढ़ रही थी अजीत पवार की, क्या होगा क्या होगा, पिछले महीनों में जब वो करीब आए पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ, तो उनको क्लीन चिट मिल गई। जी हाँ, इसी महीने, पिछले महीने उनको क्लीन चिट मिल गई, उनको भी, उनकी पत्नी को। तो ये कारण था कि आप कह सकते हैं कि वॉशिंग मशीन में फिर से धुल गए थे अजीत पवार। और जाहिर तौर पे वो चाहते हैं कि बीजेपी में भविष्य ज़्यादा सुरक्षित है उनका। और प्रफुल्ल पटेल, अब इनके बारे में मैं क्या बताऊँ, ये सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। वो चाहे एयरबस की खरीद का मामला हो, चाहे वो बोइंग की खरीद का मामला हो, चाहे वो एयर इंडिया की रूट्स उसकी सौदेबाजी हो, कई ऐसे मामले जहाँ पर आपने देखा होगा कि अक्सर प्रफुल्ल पटेल की जो तस्वीरें अखबारों में छपती थी, वो कोई ईडी का समन होता था, कोई सीबीआई का समन होता था। तो आप कह सकते हैं कि प्रफुल्ल पटेल साहब भी ईडी और सीबीआई के मारे हुए थे। और इसलिए इनको जो रास्ता दिख रहा था अपना भविष्य का, वो शाह और शहनशाह में दिख रहा था कि अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो दामन पर जो दाग हैं वो साफ हो जाएंगे। और यही मजबूरी थी कि आज ये बिल्कुल अलग थे, और कहीं ना कहीं इसको बेनकाब कर दिया शरद पवार ने, और इसीलिए उनको असली चाणक्य कहा गया है। अब दोस्तों, आप गर्मा गर्म बहस, आज बहुत ज़बरदस्त और बेखौफ बातचीत होने जा रही, जहां हम पर्दे के पीछे की हर सच्चाई आपके सामने रखेंगे। मैंने कहा 3 बड़े रिपोर्टर हैं आपके लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे चंद सेकंड दीजिए कि अमित शाह का जो गेम प्लान था वो भी मैं आपको बता दूं, जिस पर पानी फेर दिया आज शरद पवार के इस्तीफे में। पॉइंट नंबर 1, महाविकास अघाड़ी, जिस तरह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जोड़ी और फिर राहुल गांधी का साथ, ये तीनों पार्टियां, एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस, जिस तरह से महाराष्ट्र में इलेक्शन के बाद इलेक्शन जीतते चले जा रहे थे, वहां पर उसके नतीजों से कहीं ना कहीं मोदी शाह घबराए हुए थे। इसलिए महाविकास अघाड़ी को कमज़ोर करना प्रायोरिटी नंबर 1 था, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की अगर ऐसी ताकत बढ़ती चली गई तो 2024 में 48 सीटें जो हैं महाराष्ट्र में, वहाँ पर बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ता। तो महाविकास अघाड़ी को कमज़ोर करना, और कमज़ोर करने के लिए जो टारगेट था चाणक्य का, वो एनसीपी था। एनसीपी को तोड़ो। शिवसेना तोड़ दी है, अब एनसीपी की बारी थी। और एनसीपी को तोड़ने के लिए अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल जैसे 2 बड़े नेता, वो कहीं ना कहीं अमित शाह के आगे बिछे हुए थे। और यहीं पर ये सारा खेल रचा गया, जिस पर आज पानी फेरा शरद पवार ने। ऐसी चर्चा है तभी सुभान महाराष्ट्र में। और पॉइंट नंबर 3 है सरकार बचाना। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एडवर्स आता है, अगर शिंदे गुट पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई हो जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि ये सरकार गवर्नर से मिलकर नियमों को ताक पर रखकर गिराई गई, शिंदे को बनाया गया, ये सब कुछ इलीगल था, अगर इस तरह का जजमेंट जिसकी आशंका की चर्चा हो रही है, अगर सरकार गिरती, शिंदे बाहर होते, तो शिंदे आउट, अजीत पवार इन, खेल ये था सरकार बचाने का। और उस पर भी कहीं ना कहीं 440 वोल्ट का झटका आज शरद पवार ने लगा दिया। इसीलिए उनको असली चाणक्य कहा जाता है। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में शरद पवार की पॉलिटिक्स, उनके डिसीजंस को हमें देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा वक्त ना लूँ, मुंबई में ग्राउंड ज़ीरो पे क्या है, नागपुर में ग्राउंड ज़ीरो में क्या है, दिल्ली का पर्सपेक्टिव क्या है, इन सबको जानने के लिए, भीतर तक कहानी को समझने के लिए। और कहानी इसलिए आपको समझनी है क्योंकि कहानी कहीं ना कहीं 2024 से लिंक हो रही है। ये कहानी लिंक हो रही है शहनशाह के अरमानों से, हसरतों से, कि तीसरी बार वो शपथ लेंगे कि नहीं। इसलिए महाराष्ट्र के खेल को समझना ज़रूरी है। आखिर तक देखिएगा। सीधे चलते हैं नागपुर, मुंबई और जोड़ते हैं दिल्ली को भी। आपको लगता है कि शरद पवार ने आज का ये जो मास्टर स्ट्रोक है, उन्होंने अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल को कॉर्नर किया है? देखो, हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी रहती है वो फेजेस में जाती है, टर्बुलेंट सिचुएशन से गुजरती है, और उसी मेरे ख्याल से टफ फेज एनसीपी के लिए आज का समय है। आज का जो दौर गुजर है, एनसीपी गुजरे, वो समय है। एनसीपी में एक जो गुट है अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल का, वो स्ट्रांगली चाहता है कि कांग्रेस के साथ में फ्यूचर नहीं है।
कांग्रेस अभी कुछ फ्यूचर दिखता नहीं, सेंटर में दिखता नहीं, स्टेट में दिखता नहीं। और जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज की जो चल रहा है, सब चीजें चल रही है, उसको मद्देनजर देखते हुए कि जो फ्यूचर के साथ में रहना है तो बीजेपी का दामन थामना पड़ेगा। तो वो देखते हुए काफी प्रेशर पॉलिटिक्स विद इन द एनसीपी, विद इन द पवार फैमिली चल रही है। पवार फैमिली में जिस तरीके से आज ने आपका जो घटनाक्रम देखा शरद पवार की रेजिग्नेशन के ऐलान के बाद में, पूरा वो मीटिंग का जो कमांड है अजित पवार ने अपने हाथ में लिया, और यहां तक लिया कि उन्होंने शरद पवार की जो बेटी है सुप्रिया सुले, जो लोकसभा सांसद है, 3-4 बार चुन के आई, उनको भी बात करने नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि अजित पवार पूरी कमांड अपने हाथ में लिए हुए है, अजित पवार जी ने। और इसका दूसरी चीज ये उभर के आ रही कि शरद पवार को ये सब चीजें नहीं चाहिए, और उनको ये जो बोलते हैं ना पार्टनर इन क्राइम, अंग्रेजी में हम कहते हैं जी पार्टनर इन आइडियोलॉजी, जो अजित पवार जो आइडियोलॉजी को चाहते हैं, वो आइडियोलॉजी के साथ जाना चाहते हैं, वो शरद पवार को नहीं जाना चाहते। इसलिए मेरे ख्याल से एक शरद पवार, एक अजित पवार और जो उनका गुट है, उनके जो कुछ लोग हैं, बाकी लोगों के लिए वे आउट नहीं कर रहे का ये भी एक सवाल खड़ा करने वाली जी चीज है। शरद पवार ने 50-60 साल की जो राजनीति की, कभी डायरेक्टली बीजेपी के साथ में कभी गए नहीं। इनडायरेक्टली उन्होंने 1978 में जो पहला यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने थे, उस टाइम जनता पार्टी थी, उनका वो समर्थन लिया था, लेकिन उसके बाद में डायरेक्ट बीजेपी के साथ में कभी गए नहीं। जी लेकिन उन्होंने पावर के साथ में नजदीकी रही। तो जी जी मुझे नहीं लगता अपने जो उम्र 83 है, उस उम्र में वो बीजेपी का जो उनको लगता है एक धब्बा अपने करियर में लग जाएगा, इसलिए वो जी हाँ डिस्टेंस रखना चाहते हैं। इसलिए अजित जी पवार को वे आउट देना मैं चाहते हैं। समझ रहा हूं आप ये हाँ। कहना चाह रहे हैं कि शरद पवार अब इस उम्र के इस पड़ाव में जब रिटायरमेंट की एज आ रही है, वो बीजेपी का जो दाग है अपने दामन पे, अपने राजनीतिक दामन पर नहीं लेंगे। मैं देश पांडे जी आपके पास आऊंगा, और मैं सीधा सवाल, अमूमन जो आखिर में सवाल पूछे जाते हैं, मुझे लगा कि वहीं से शुरू कर दिया जाए। अगर हम शरद पवार की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अपने क्वेश्चनायर को भी चेंज करना पड़ेगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या अमित शाह की जो पिछला 2 दिन का दौरा था, जहां पर उन्होंने कोशिश करी कि अजीत पवार को भी मैसेज दिया, प्रफुल्ल पटेल को भी मैसेज दिया, उसके पीछे ईडी और इनकम टैक्स होमवर्क कर रहे थे। जो पैसे वाले नेता हैं एनसीपी में, उनको उनकी घेराबंदी फिर से शुरू हो गई थी, और ये एक चर्चा थी मुंबई में सत्ता के गलियारों में कि एनसीपी अब टूटेगी, एनसीपी उसी तर्ज पे टूटेगी जिस तर्ज पे शिवसेना को तोड़ा गया था। आपको लगता है कि एक ऑपरेशन चल रहा था एनसीपी को तोड़ने का, और शरद पवार आज पब्लिकली कैमरे पर चले गए, कहीं ना कहीं एक फेस सेविंग भी करी, लोगों को भी बताया देखिए क्या होने जा रहा है। क्या अमित शाह, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या अमित शाह का ये जो ऑपरेशन था लोटस दोबारा, वो कहीं ना कहीं उसको झटका लग गया? ये मुझे लगता है कि एनसीपी से ज्यादा ये मैसेज जो है इसमें बीजेपी के लिए है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह का पॉलिटिक्स शरद पवार ने किया है अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में 50 साल से ऊपर, जो भी ऑब्वियस है, जो दिख रहा है, वो वैसा नहीं होता है। तो आज हमें दिख क्या रहा है? हमें दिख ये रहा है कि पवार फैमिली के बीच में झगड़े हैं, पावर पॉलिटिक्स है, और अजीत पवार जो है वो कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं। एक तरफ वो है, एक तरफ शरद पवार जी की बेटी है, और एक तीसरा भी पावर सेंटर है, जयंत पाटिल। तो हम जो ऑब्वियस हमें दिख रहा है, अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो दिख रहा है वैसा ही है, तो मुझे लगता है हम गलती करेंगे। ये हो सकता है, मतलब पॉलिटिक्स में होता है, और पॉलिटिक्स में आपस में झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, एक पार्टी में दरार होती है, ये भी होता है। लेकिन जहां तक शरद पवार के पॉलिटिक्स का सवाल है, मुझे लगता है कि जो ऑब्वियस है उसको फेस वैल्यू पर लेकर मानकर चलना, ये थोड़ी सी गलती भी हो सकती है। दोनों ऑप्शंस हम देखते हैं। एक बात यह है कि ये रियल पिक्चर है, एनसीपी में दरार है, एनसीपी में कुछ लोग एनसीपी छोड़कर बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, शरद पवार उसके अगेंस्ट है, ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये पूरा एनसीपी ने सबने मिलाकर रचा हुआ एक ड्रामा है।
ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मैं शरद पवार की पॉलिटिक्स को जहाँ तक समझता हूँ, दूसरी पॉसिबिलिटी को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर मान लीजिए कि अजीत पवार का रिबेलियन सचमुच रियल है, तो फिर अजीत पवार और उनकी जो कजिन सिस्टर है, उनके बीच में आज मुझे कोई तनाव नहीं दिखा। ये बात अलग है कि अजीत पवार उसको कह रहे थे कि बात करने से रोक रहे थे, जो भी है, लेकिन आखिर में जब एक बार वो फिर से मीडिया के सामने आए, कार्यकर्ताओं के सामने आए, तो दोनों मिलकर आए, और कहीं भी मुझे सुप्रिया सुले जी के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं दिखा। मुझे कहीं ना कहीं ये फैमिली ने सबने मिलकर डिसाइड करके एक स्ट्रेटेजी के तहत किया हुआ ही एक मुझे ड्रामा लगता है। ये दोनों अगर ये ऐसा ड्रामा नहीं है, रियल है और ड्रामा है, दोनों सिचुएशंस में मैसेज बीजेपी को है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अजीत पवार के साथ में एनसीपी से जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है, आज तो ऐसी स्थिति है कि आज शरद पवार ने रेजिग्नेशन देने के बाद में सारा का सारा एनसीपी उनके साथ में खड़ा हो गया। अगर बीजेपी को अजीत पवार और उनके साथ में एक रिजनेबल संख्या में लोग एनसीपी से अपने साथ आने की आज बीजेपी की जरूरत है, तो वो जरूरत बीजेपी की आज पूरी नहीं होने जा रही है, क्योंकि पूरा एनसीपी एक हो गया है। और अगर अजीत पवार अकेले जाकर क्या फायदा है, बीजेपी के लिए कोई फायदा नहीं है। बीजेपी को तो एक नंबर चाहिए, वो नंबर शायद आज बीजेपी को नहीं मिलेगा। तो ये एक मैसेज बीजेपी को मिल गया है कि आप विवेक भाई ये कहना चाह रहे हैं कि शरद पवार ने आज जो रेजिग्नेशन कार्ड खेला, कहीं ना कहीं उन्होंने एक बिखरती हुई एनसीपी को फिर एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश करी, एकजुट करने की कोशिश करी। हो सकता है कि अजीत पवार थोड़ा सा अलग दिख रहे हो, प्रफुल्ल पटेल थोड़ा अलग दिख रहे हो, लेकिन ज्यादातर कमोबेश एनसीपी एक साथ इंटैक्ट हुई और कहीं ना कहीं वो मुझे तो ये लग रहा है कि अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ये असल में बहुत ज्यादा अलग है ही नहीं। ये इस तरह का एक पिक्चर क्रिएट किया जा रहा है, और फिर शरद पवार बिखरती हुई एनसीपी को एक बार फिर से, देखिए 2019 में यही हुआ था, तो बिखरती हुई एनसीपी को फिर से एक बार वो अपने एक झंडे तले खड़ा करना चाहते, इकट्ठा देखना चाहते हैं, ताकि बीजेपी ये समझ ले कि उसके लिए आज एनसीपी से कोई स्कोप नहीं बचा है। कोई अगर उसको नई चाल खेलनी है बीजेपी को, चाहे ईडी लगा ले, चाहे कुछ भी कर ले, बीजेपी के लिए कोई स्कोप नहीं बचा है। अगर आप देखिए, आप ईडी और बाकी एजेंसीज का फायदा कब आपको होगा, जब आपके साथ आने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में लोग होंगे। अगर वो नहीं है तो आप ईडी लगाकर क्या करेंगे? तो ये भी एक मैं विवेक भाई आपके पास आता हूं, एनसीपी ने दिया है। मैं आपके पास आता हूं और मैं चाहूंगा थोड़ा संक्षेप में ही जवाब हो, क्योंकि आज गेस्ट ज्यादा है। अभिषेक, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जैसा कि सुधीर भाई ने बताया और जैसा कि अभी विवेक जी बता रहे थे, दोनों दिग्गज है महाराष्ट्र के, इनका जो इशारा है वो यही है कि जो बीजेपी है वो एनसीपी को तोड़ना चाहती थी। जिस तरह का ऑपरेशन उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेकर हुआ, वही ऑपरेशन होने जा रहा था। तो क्या आज जो शरद पवार का इस्तीफा है, ये एक झटका जो है अमित शाह को है, अमित शाह के मंसूबों पर पानी फिरा है? कहीं ना कहीं जो वो ऑपरेशन करने जा रहे थे उसको प्रीएम्प्ट कर लिया, पहले से भांप लिया शरद पवार ने, और एक मास्टर स्ट्रोक खेला उन्होंने। तो क्या ये हम माने कि ये एक झटका अमित शाह को भी है? दीपक जी, मुझे इसमें 3 प्रोबेबिलिटी नजर आती है। पहली, जो सवाल आपने किया कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी या बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस जो कथित तौर पर चलता है अलग अलग पार्टियों को तोड़ने का, शिवसेना को गुवाहाटी मॉडल से तोड़ा गया, तो उस गुवाहाटी मॉडल की संभावना को नकारने की तरफ जो आप इशारा कर रहे हैं, उसको नकारने के लिए शरद पवार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये नजर आ रही है कि शरद पवार अपनी खुद राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहते हुए अपनी पार्टी का सक्सेशन तय कर देना चाहते हैं, उत्तराधिकार तय कर देना चाहते हैं कि किसके हाथ में जाए। और तीसरा मकसद ये नजर आ रहा है कि अजीत पवार को पार्टी में मार्जिनलाइज किया जाना, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस लंबे समय से चल रहा था। जब पार्थ पवार को चुनाव हराया गया लोकसभा में, आपने देखा होगा जिद करके अजीत पवार ने अपने बेटे के लिए लोकसभा का टिकट लिया था, और कई लोग कहते हैं कि उसमें बड़े पवार का बड़ा खेल था। उसके बाद आप देखिए रोहित पवार को शरद पवार के बड़े भाई के पोते की जिस तरह से एंट्री करवाई शरद पवार ने अपनी पार्टी में, और यहां तक कहा कि हमारे प्रधानमंत्री बन पाने के सपने को अब जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है, रोहित पूरा करेंगे। ये उनका पब्लिक में दिया गया स्टेटमेंट है, एक ग्रैंड एंट्री थी।
और तीसरा, इन तीनों के बीच में आप एक लाइन ड्रॉ करके देखें तो स्पष्ट होता है कि पहले लोकसभा चुनाव में, उसके पहले एक संभावित बगावत दिख रही थी जिसमें वो जिद पे अड़े थे कि मैं ही डिप्टी सीएम बनूंगा, अजीत पवार अड़े थे, तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। फिर लोकसभा में बेटे को मार्जिनलाइज किया गया। फिर धीरे धीरे सुप्रिया, जो दिल्ली में ज्यादा रुचि लेती थी, वो महाराष्ट्र के मामले में धीरे धीरे रुचि लेना शुरू करती है। कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई कि शरद पवार महाराष्ट्र के जिला और तालुका का दौरा करना चाहते हैं। ये खबर आपने भी सुनी होगी कि कुछ अपने करीबी लोगों से उन्होंने कहा है कि ऐसी नौबत आ सकती है। तो इन सब को अगर क्लब करके देखें तो शरद पवार ने पार्टी पर अपने कब्जे को, एक तरह से अपने रोल को पार्टी पर असर्ट किया है। तो वो जिस रूप, चाहे वो नॉमिनी प्रेसिडेंट बना दे किसी को या खुद दबाव में एक्सेप्ट कर ले, जो भी करे, पार्टी पर कब्जा उनका रहेगा। अजीत पवार की भूमिका अब एक विधायक के तौर पर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। चलिए, मैं उस पर आऊंगा, मैं उस सवाल पे भी आऊंगा कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस लेते नहीं लेते, उस पर आऊंगा। लेकिन सुधीर जी, एक चीज जो हम जानना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोग जो राजनीति को 24 घंटे फॉलो नहीं करते, लेकिन राजनीति में जिनकी दिलचस्पी है महाराष्ट्र के बाहर, महाराष्ट्र में, क्या हम इस चीज को माने कि वाकई अमित शाह और मोदी इस बार महाविकास अघाड़ी को तोड़ना चाहते थे और उनके टारगेट पे एनसीपी थी, उनके टारगेट पे एनसीपी के वो दागी नेता थे जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है और जिनको ईडी से, इनकम टैक्स से डराया जा सकता है? पूछना मैं ये चाह रहा हूं अपने ऑडियंस के दोस्तों के बिहाफ पर कि क्या वाकई पर्दे के पीछे एनसीपी को तोड़ने की मुहिम चल रही थी, कोई एक ऑपरेशन चल रहा था? दीपक जी, आप देखेंगे 2019 में जिस तरह से घटनाक्रम हुआ और कोई पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला, जो मैजिक फिगर है महाराष्ट्र में 145 आउट ऑफ 288, तो उस मद्देनजर देखते हुए शिवसेना और बीजेपी के साथ में जो इक्वल पावर शेयरिंग के फार्मूले के ऊपर एक झगड़ा हुआ और उसमें एक उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ जाने में नकारा और एनसीपी कांग्रेस के साथ आए और महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हुआ और वो खुद सीएम बने। ये पहली चीज। लेकिन वो चीज जब हो रही थी, उस चीज के दरमियान और एक चीज हो रही थी। जब एनसीपी के शरद पवार को लग रहा था कि सोनिया गांधी, जो शिवसेना हिंदुत्व वाली पार्टी, उनको नकार सकती है, उनके साथ जाने में नहीं बोल सकती है, तो उसकी वजह से उन्होंने दूसरा एक ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे थे अजीत पवार के हेल्प लेते हुए बीजेपी के साथ का। उनके मीटिंग भी हुई थी बीच में, देवेंद्र फडणवीस ने वो बात भी ऑन रिकॉर्ड की, बाद में शरद पवार ने भी वो ऑन रिकॉर्ड की कि बातचीत चल रही थी हमारी, लेकिन वो अलग ढंग से उन्होंने पेश किया गया। तो उस तरीके से बीजेपी को उद्धव ठाकरे ने 2019 में झटका दिया, लेकिन शरद पवार ने भी झटका दिया। तो दो पार्टी ने उनको चीट किया बीजेपी को वो 2019 में। तो जो रिवेंज जो बदला लेना था, अमित शाह ने और भारतीय कुछ लोगों ने, नेता ने भी कहा था हमको 2019 का बदला लेना था, इसलिए उन्होंने ठाकरे माइनस शिवसेना किया और उद्धव ठाकरे को पावर और अब शरद पवार को कमजोर करना चाह रहे हैं। हाँ, कैसा लगता? तो दूसरा चीज था उनका रिवेंज लेना एनसीपी को। जिस तरीके से एनसीपी ने उनको शरद पवार जी ने झटका किया था, हाँ, सेंध लगाई थी उस टाइम में 2019। चीट नहीं कहेंगे, झटका कहेंगे। तो उनको भी पवार माइनस एनसीपी का एक प्लान था बीजेपी का। इसलिए कुछ एक महीने से बहुत हलचले, पॉलिटिकल डेवलपमेंट तेज हो रही थी महाराष्ट्र में कि अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल और बीजेपी कुछ लोगों के साथ मीटिंग हुई, ऐसी चर्चा थी और कंफर्म भी है वो चीज है। लेकिन ये ऑपरेशन देखते हुए शरद पवार उस तरफ, शिवसेना की तरफ ठाकरे थे, ठाकरे कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इस तरफ पवार है जो महाराष्ट्र के नहीं पूरे भारत के राजनीति के चाणक्य, सही मायने में चाणक्य जाने जाते हैं। तो ये द्वंद्व चल रहा है महाराष्ट्र और भारतीय राजनीति में, द्वंद्व चल रहा है। एक तरफ अमित शाह मोदी जी है और दूसरी तरफ शरद पवार है। तो शरद पवार की चाल ऐसी चाल रहती है कि सामने वालों को क्या 2 लोगों 10 लोगों को भी पता नहीं चलता कि कौन सी चाल चल रही है। तो शरद पवार की एक खासियत की, एक पत्थर में अनेक बहुत पंछी वो मारते हैं। तो ये जो आज का जो पत्थर उन्होंने मारा है, उनमें अजित पवार के लिए है, बीजेपी के लिए है, अमित शाह के लिए, अमित शाह के लिए। अच्छा सवाल किया। मैं विवेक जी से पूछना चाह रहा हूँ। विवेक जी, 30 साल से आप नागपुर में बैठ के पूरा महाराष्ट्र की राजनीति देख रहे हो, बड़ा जबरदस्त आपका फोकस शरद पवार पर भी रहा है और अमित शाह और मोदी को भी जानते हैं। मैं बहुत एक जनरल सवाल कर रहा हूँ,
आज जितने भी सवाल हैं मैं अपने दोस्तों के बिहाफ पे ही कर रहा हूँ, ऑडियंस के बिहाफ पे, उनके लिए ही कर रहा हूँ। क्या अमित शाह बड़े चाणक्य हैं या असली चाणक्य शरद पवार है? क्योंकि यहाँ दिल्ली में कई ऐसे हमने पोस्टर देखे जहां भाजपा के जो काडर हैं, भाजपा के जो नेता हैं, वो अमित शाह को चाणक्य बोलते हैं और उनके पोस्टर भी लगे हैं कि कलयुग का चाणक्य कौन? अमित शाह। तो क्या अमित शाह बड़े चाणक्य हैं या आज भी हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसका असली चाणक्य शरद पवार है? इसमें असली कौन है? असली कौन है? अमित शाह है या शरद पवार है? मैं तो शरद पवार को ही मानूंगा, इसलिए कि महाराष्ट्र में जो प्रयोग बीजेपी ने किया, जब 2019 में ये बात आई कि भाई अभी सरकार बनानी है, तो जब उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2.5 साल हमारा चीफ मिनिस्टर, 2.5 साल आपका चीफ मिनिस्टर, उस समय बीजेपी ने बिल्कुल उस प्रपोजल को नकार दिया, ये कहते हुए कि ऐसा कोई प्रॉमिस हमने दिया ही नहीं है। मान लीजिए कि अगर प्रॉमिस नहीं भी दिया था तो क्या हर्ज था? अगर वो 2.5 साल का जो अरेंजमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लेते तो आज ये स्थिति बीजेपी की ना होती जो आज हुई है। आज बीजेपी कहीं की नहीं है। महाराष्ट्र में देखिए इतनी असमंजस की स्थिति में बीजेपी है कि बीजेपी को क्या करे पता नहीं चल रहा है। 2.5 साल शिवसेना ने तो अपना मुख्यमंत्री बना ही लिया, बीजेपी को क्या मिला? आज कल अगर सुप्रीम कोर्ट का नतीजा ये आता है कि 16 विधायक डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर बीजेपी की जो एकनाथ शिंदे के साथ में सरकार बनी है वो तो बहुत मुश्किल में आ जाएगी। और आज शरद पवार ने जो कुछ भी किया है उसके बाद तो फिर एनसीपी से बीजेपी को एक रीजनेबल नंबर एमएलए का मिलना भी नामुमकिन हो गया है जैसा। तो ऐसी स्थिति में ये साबित हो गया है कि शरद पवार जो है वो बड़े चाणक्य है। अमित शाह ने जो खेल खेला था वो कहीं भी लॉजिकल एंड तक नहीं जा रहा है महाराष्ट्र में, और 1 साल इलेक्शन के लिए सिर्फ बचा है। ऐसी स्थिति में बीजेपी अपने आप को इस स्थिति में पा रही है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि महाराष्ट्र में वो क्या करे। तो स्पष्ट है कि इसमें चाणक्य शरद पवार और अमित शाह के बीच में चॉइस किया जाए तो मैं तो शरद पवार को ही चाणक्य कहूंगा। जी, सवाल मेरा अभिषेक ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता, अभी हाइपोथेटिकल है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, और अगर उसमें 16 लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, यानी शिंदे के जितना भी समूह है, ग्रुप है, 40 के 40 विधायक हट जाते हैं, आपको लगता है कि अगर अजीत पवार या प्रफुल्ल पटेल ये एक अपना चंक लेके नहीं गए तो क्या बीजेपी को धोखा फिर से हो जाएगा? क्या हो सकता है कि बीजेपी सरकार बचाने में कामयाब ना होने पाए? उसकी तैयारी शरद पवार ने आज कर दी। देखिए ये एक बड़ा टेक्निकल सवाल है और इसको यदि हम थोड़ा गौर से देखने की कोशिश करें तो स्पष्ट होता है कि एनसीपी की जो असेंबली में स्ट्रेंथ है वो 54 की है, यदि मैं सही हूं तो, और 54 से लेजिटिमेट टूट के लिए इनको 36 लोगों को लेके जाना होगा जो 2/3 है, और वो ले जा पाने की स्थिति में नहीं है। ये इस्तीफा ही करना होगा इन लोगों को, और जब इस्तीफा कर देंगे तो फिर ये चीफ मिनिस्टर कैसे बनेंगे? महत्वाकांक्षा वहां इनकी पूरी कैसे होगी? असेंबली के लेकिन अभिषेक आपको लगता नहीं आज जिस तरह से एक तरह से जलील किया, एक तरह से मैसेज दिया शरद पवार ने लाइव कैमरे के सामने, आपको लगता नहीं कि अगर अब अजीत पवार गए या प्रफुल्ल पटेल गए तो उनकी स्थिति जयचंद जैसी होगी? वाकई वो उनको कहा जाएगा ये गद्दार है, जो गद्दारी का लेबल आज शिंदे पे लगा है और शिंदे की राजनीति जो हम खत्म होते हुए देख रहे हैं, क्या ये हाल अजीत पवार और फिर प्रफुल्ल पटेल का नहीं होगा अब अगर जाते हैं? नहीं, अब तो जाना मुश्किल हो गया है। अगर जाएंगे तो अकेले जाएंगे, शिवपाल सिंह यादव की तरह, अलग पार्टी जैसे उन्होंने बनाई थी 2017 में। पार्टी पर कब्जा आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव ने कैसे करा दिया कि वो रो रहे थे अमर सिंह को फोन करके, अजीत सिंह को, वो ऑडियो आ रहे थे मार्केट में कि वो रो रहे हैं कि मेरे बेटे ने ये कर दिया, और पर्दे के पीछे से चाल ये चल रहे थे कि पार्टी पे कब्जा बेटे का हो जाए। उसमें अकेले पड़ गए। ये कोशिश शरद पवार की मुझे लगती है, और जब एक बार रोहित पवार या सुप्रिया सूले का कब्जा एनसीपी पर शरद पवार ने सुनिश्चित करा दिया तो उत्तराधिकारी वही है। एक बार बाला साहब ने उद्धव ठाकरे का कब्जा करा दिया तो उत्तराधिकारी राज ठाकरे नहीं उद्धव ठाकरे हैं। जी, शरद पवार की कोशिश पार्टी के सक्सेशन प्लान की भी है, पार्टी को बचाने की भी है, और इन सब के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है उन परिस्थितियों में विधानसभा के शेष कार्यकाल के लिए सरकार कैसे बनानी है या किसे बनाने देनी है, ये भी। जी, समय कम हो रहा है। अब जो नागपुर से जो विवेक जी जुड़े हैं और मुंबई से सुधीर जुड़े, एक एक सवाल पूछूंगा। इस वक्त जो मौजूदा राजनीति है, कल महाविकास अघाड़ी की हमने रैली देखी और सुधीर जी आप तो उसको कवर कर रहे होंगे मुंबई में, ऐसी भीड़ देखी कि जो
भीड़ कभी 2014 में मोदी को रिसीव करने आती थी, वैसा जोश, वैसी भीड़। ये क्या हो रहा है कि जब से ये शिंदे की सरकार बनी है, जब से उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीनी गई है, उसके बाद से उद्धव ठाकरे जहां जाते हैं या महाविकास आघाड़ी जहां जाती है, चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं। बाई इलेक्शंस हो या फिर एमएलसी का इलेक्शन हो या एपीएमसी का इलेक्शन हो, चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं और भीड़ बढ़ती चली जा रही है। क्या आपको लगता है कि आज महाराष्ट्र की जनता जो है वो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वेव सपोर्ट है आज उन लोगों के साथ जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, जिनके साथ ईडी या इस तरह की छापेमारी हुई या जिनकी सरकार गिराई गई, पार्टी छीनी गई, सिंबल छीना गया? क्या लोगों की सिंपैथी ठाकरे परिवार के साथ है? देखो दीपक जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिराई गई और उनको जो वर्षा निवास स्थान था सीएम का, उनके बाहर निकाला गया, उसके बाद में उनके जो पिताजी थे बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने जो पार्टी बनाई थी शिवसेना, वो छीना गया। लोग छीना गया बोलते हैं। और दूसरी तरफ उनका सिंबल भी लिया गया। तो उसके वजह से लोगों में एक गुस्सा है कि जो बाला साहेब ठाकरे की जो लेगेसी है उद्धव ठाकरे के साथ में, और एकनाथ शिंदे वो बगावती किया और उन्होंने एक बीजेपी के सपोर्ट के वजह से उन्होंने जो बगावत की वो लोगों में पसंद नहीं है। इसलिए उद्धव ठाकरे के साथ में रियल शिवसेना नहीं है, रियल सिंबल नहीं है। लेकिन जैसे दही हांडी का एक समूह होता है, शिंदे के साथ में एमएलए गए, कुछ एमपी गए, लेकिन जो निचला तबका रहता है दही हांडी का, वो हिला नहीं जी। वो आज भी उद्धव ठाकरे के साथ में है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो तबका तो दही हांडी का उनके साथ में है, लेकिन जो कुछ सेक्शन के लोग थे जो बाला साहब ठाकरे को पसंद नहीं करते थे, उनकी राजनीति को पसंद नहीं करते थे, वो सेक्शन भी उद्धव ठाकरे के साथ में जुड़ रहा है जी। नए लोग जुड़ रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे को ना कि पुरानी जो पार्टी का बेस है वो मिला है, लेकिन नया बेस भी उनके साथ में आ रहा है। इसलिए महाविकास आघाड़ी की जो रैलीज है उनमें भीड़ दिख रही है। जहां उनका एमएलए नहीं है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जब जाते हैं उद्धव ठाकरे और उनके जो पुत्र आदित्य ठाकरे, 20-30 हजार की भीड़ आ रही है। कुछ रिसोर्सेस नहीं है, कुछ बड़ी पैमाने में प्लानिंग नहीं है, तभी भी लोग खुद के पैसे खर्च करके, खुद के रिसोर्सेज यूज करके लोग आ रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे एक माइनस शिवसेना होने के बावजूद भी एक हीरो के तौर पे इमर्ज हो रहे हैं महाराष्ट्र के राजनीति। क्या नए किंग मेकर है? विवेक जी, आखिरी, क्योंकि अब 1 मिनट बचा है, आखिरी सवाल, क्या किंग मेकर की भूमिका में है या किंग मेकर है, किंग है, या जहां 2022 में उद्धव ठाकरे खड़े थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत वो 2023 में दिख रहे हैं? नहीं, किंग मेकर तो मुझे लगता है शरद पवार ही रहेंगे महाराष्ट्र में, और हो सकता है किंग उद्धव ठाकरे बन जाए, लेकिन किंग मेकर तो शरद पवार ही रहेंगे। एक बात का ध्यान हमने रखना चाहिए दीपक जी, ऐसा है कि अजीत पवार बीजेपी में, अगर बीजेपी के साथ सरकार में जाने की कोशिश करेंगे तो वो इसीलिए करेंगे कि शायद उनके ऊपर कोई प्रेशर है, सेंट्रल एजेंसीज का प्रेशर है। वो इसलिए नहीं करेंगे कि वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं और सत्ता में भागीदारी उनको चाहिए इसलिए जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अपने साथ में अलायंस पार्टनर जो है उसको खत्म करने पर ही तुली रहती है। तो ऐसी स्थिति में अजीत पवार बीजेपी के साथ चले जाएंगे बहुत बड़ा मन करके, ऐसा मुझे लगता नहीं। ये कहीं ना, अच्छा, अगर शरद पवार जी को अजीत पवार से कोई प्रॉब्लम है और अजीत पवार जैसे लोग एनसीपी उनसे प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है? शरद पवार तो ये चाहेंगे ईडी का एक्शन हो, चाहे दूसरे किसी एजेंसी का एक्शन हो। शरद पवार जी को क्या लेना देना है? अगर अजीत पवार से उनको कुछ भी लेना देना नहीं है तो अजीत पवार के खिलाफ ईडी की एक्शन होती हो, इससे शरद पवार को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, वो नहीं चाहते कि एनसीपी टूटे। इसीलिए शरद पवार जी ने, मतलब अजीत पवार जी से उनका जो मनमुटाव है वो इस हद तक नहीं है कि ईडी का एक्शन हो जाए उनके ऊपर। और तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग मैसेज जो है वो पूरे प्रकरण में बीजेपी को देने की कोशिश शरद पवार कर रहे हैं। एनसीपी के अंदर जो मैसेज जाना है वो तो चला गया है, लेकिन लार्जर मैसेज जो है वो बीजेपी को है कि आप चाहे कुछ भी कर ले, आपके साथ हमारे लोग नहीं आएंगे और आपकी सरकार यहाँ नहीं बनेगी। यही मैसेज है, शरद पवार ने इसी के लिए किया है ये। जी अभिषेक, आप तो क्योंकि डेटा जर्नलिज्म में बड़ा विश्वास करते हैं और आपका जो बैकग्राउंड, जो जिस तरह की जानकारियां रहती हैं राजनीति के बारे में, वो बड़ी जबरदस्त है। यहाँ पर मैं पूछना आपसे चाहूंगा कि जिस वक्त ये ऑपरेशन लोटस चल रहा है, पहले
एक शपथ सुबह 5 बजे हमने देखी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस थे, कोश्यारी साहब थे और अजीत पवार थे दूल्हे की तरह, सुबह 5 बजे, लेकिन वो सरकार गिर गई। उसके बाद उन्होंने जो अमित शाह ने जो दूसरा ऑपरेशन किया, जहां पर उन्होंने उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीनी, दूसरों को दी, तो शिंदे जैसी सरकार असफल हो गई। बार बार अमित शाह कोशिश कर रहे हैं और बार बार उनका दांव उल्टा पड़ रहा है। इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? संक्षेप में मैं जानना चाह रहा हूं, अंतिम सवाल है। देखिए, महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और बिहार, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट स्टेट है और इन दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं चल सकती, उसे अलायंस पार्टनर चाहिए, क्योंकि बीजेपी का जो हिंदुत्व कहें या उससे ऊपर जाकर मोदी तो आज की शब्दावली में कहें, इन दोनों के लिए इन दोनों राज्यों में कोई जगह नहीं है, उसे अलायंस पार्टनर चाहिए और ये अलायंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब अलायंस, लेकिन अलायंस तो नकली निकली आ रही है। शिंदे साहब जो थे, उनकी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जिस शिवसेना के आज मालिक मुख्तार है उसके दफ्तर जा पाए। वो तो दफ्तर तक नहीं जा पाते। अलायंस ऐसे आ रहे हैं ना, अलायंस ऐसे आ रहे हैं जो लेजिस्लेचर पार्टी लेके आ रहे हैं, पार्टी लेकर नहीं आ रहे हैं, जनाधार लेकर नहीं आ रहे हैं, नकली साथी ढूंढे चाणक्य ने। और इसमें इस विधानसभा का मुझे लग रहा है कि शेष कार्यकाल पूरा हो पाना, खासकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, अब ये विधानसभा ज्यादा दिनों की मेहमान हमको दिखाई नहीं देती। फ्रेश इलेक्शन की गुंजाइश ज्यादा नजर आती है आज के शरद पवार के एक्शन के बाद। आप तीनों लोग आए और जैसा कि आपने कहा कि आज के एक्शन के बाद विधानसभा जो है वो भी चंद दिनों की है, शिंदे साहब भी हो सकता है चंद दिनों के मेहमान हो, और ऐसे में जो मास्टर स्ट्रोक शरद पवार का, जहां उन्होंने अपने भतीजे को आज मैसेज देने की और फुल लाइव आजकल जो भी चीजें चल रही हैं देश में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के क्राइम का हो या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, सब कुछ लाइव आ रहा है आजकल। तो आज जो लाइव तस्वीर हमने देखी महाराष्ट्र से, वो साफ साफ ये इशारा करती है कि भाई इस तरह तो एनसीपी आप तोड़ नहीं पाएंगे। दिल्ली दरबार को ये मैसेज था। आप तीनों आए और तीनों ने रोशनी डाली महाराष्ट्र की परिस्थितियों में, पर्दे के पीछे आप लोगों ने खुलकर बात करी, और इस दौर में पर्दे के पीछे अगर हम बात कर रहे हैं और वो भी कैमरे के सामने, तो बहुत बड़ी बात। आप दोनों को बधाई, और अभिषेक आपने भी समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।